के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। जितने लोग इस वीडियो को अप्रोच करेंगे, इस चैनल तक अप्रोच करेंगे, उतना ही उनके बेहतरीन भविष्य निर्माण के अंदर हम रोल प्ले कर पाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच जरूर करवा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ में शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is assessing a client following a subtotal thyroidectomy. Part of the assessment is asking the client to state her name. The primary reason for asking the client to state her name is to check for. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप एज ए नर्स असेस कर रहे हो सब टोटल थायराइडेक्टमी वाले मरीज को, और असेसमेंट के पार्ट के दौरान आप पूछ रहे हो मरीज से उसका नाम। तो ये जो क्या प्राइमरी रीजन है मरीज को नाम पूछने का, तो आप नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या चेक करना चाहते हो? पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, डिक्रीज कैल्शियम, लेरिंजल स्टाइडर या लेरिंजल नर्व डैमेज, क्या चीज असेस करना चाहते हो? आप पेशेंट से नाम क्यों पूछ रहे हो, नाम पूछने का रीजन क्या है वहां पे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। आपने पेशेंट को नाम पूछा, सब टोटल थायराइडेक्टमी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में मरीज का नाम क्यों पूछा जा रहा है, क्या असेस करना चाहते हो? ब्लीडिंग, कैल्शियम डिक्रीज, लेरिंजल स्टाइडर या लेरिंजल नर्व डैमेज? देखिएगा, जब आप मरीज से नाम पूछेंगे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया। जब आप मरीज से नाम पूछेंगे तो मरीज अपना नाम बोलेगा। जब मरीज नाम बोलेगा तो उसकी वॉइस जो है उसके अंदर अगर आपको होर्सनेस वहां पे सुनाई दे रहा है, या आप उसका वॉइस जो है आपको वीक लग रहा है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपने आवाज का बोला और मरीज ने हॉर्सनेस और वीक वॉइस का साइन वहां पे देखने को मिला, तो अगर हॉर्सनेस और वीक वॉइस है, इसका मतलब मरीज की लेरिंजियल नर्व क्या हो चुकी है, डैमेज। तो आप मरीज को अगर नाम बोलने का कह रहे हैं तो आप क्या असेस करना चाह रहे हैं? आप लेरिंजियल नर्व के डैमेज को असेस करना चाह रहे हैं। मरीज की आवाज में अगर हॉर्सनेस है, उसकी वॉइस में अगर वीकनेस है, इसका मतलब उसकी लेरिंजियल नर्व जो है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और लेरिंजियल नर्व डैमेज के साइन है ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और वीक वॉइस और हॉर्सनेस। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है हम पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग मरीज का नाम असेस करके पता नहीं कर सकते, इसलिए ये खोटा जवाब है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जो है मरीज का नाम बोल के कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया ये असेस नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि मरीज का नाम असेस करके हम मरीज का लेरिंजियल स्ट्राइडर जो हार्श और हाई पिच रेस्पिरेशन होता है उसको असेस नहीं कर सकते। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आप मरीज का नाम असेस करके आप मरीज की लेरिंजियल नर्व के डैमेज को का पता लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। A client is admitted for treatment of essential hypertension. Essential hypertension exists when the client maintain a blood pressure reading at or above. एक मरीज है जिसको एडमिट किया, ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए। एसेंशियल हाइपरटेंशन एग्जिस्ट हो रहा है जब मरीज मेंटेन कर रहा है ब्लड प्रेशर रीडिंग कितने से ज्यादा, 140/90, 136/72, 130/70, 128/68। एसेंशियल हाइपरटेंशन अगर मरीज एग्जिस्ट कर रहा है तो रीडिंग कितने से ज्यादा होने पे हम उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर काउंट करेंगे। रीडिंग कितने से ज्यादा होने पे हम उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर काउंट करेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। एसेंशियल हाइपरटेंशन का डेफिनेशन होता है जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो 140/90 से अबव हो। व्हेन द ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ग्रेटर देन 140/90, इससे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, वी जस्ट काउंट दैट इन द एसेंशियल हाइपरटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन की बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइनेशन वहां पे रहता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू असेस द एसेंशियल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का रीडिंग आपका 140/90 से अबव होना
असेंशियल हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर आएगा। 136/72 एक नॉर्मल रीडिंग है, 130/70 एक नॉर्मल रीडिंग की कैटेगरी में आएगा, और 128/68 भी नॉर्मल रीडिंग के अंदर आएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सी और डी, तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, असेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर काउंट नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। असेंशियल हाइपरटेंशन, कौन सा रीडिंग असेंशियल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है? 140/90 से अबव रीडिंग असेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर काउंट होगा। When a nurse is applying Caraya powder to a skin surrounding the client's ileostomy, the purpose of the Caraya powder is to, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक मरीज है जिसको इलियोस्टोमी हुआ है। ऑस्टमी वर्ड का मतलब होता है टू क्रिएट एन ओपनिंग एंड लीव इट ओपन। आपने एक ओपनिंग क्रिएट किया और आपने उसको ओपन ही छोड़ दिया, इसको ऑस्टमी के नाम से जाना जाता है। इलियम वाले एरिया के अंदर ओपनिंग क्रिएट करके उसको ओपन ही छोड़ दिया, इसको इलियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। आपने मरीज का इलियोस्टोमी किया और कैराया पाउडर स्किन के सराउंडिंग अप्लाई किया। तो स्किन के सराउंडिंग जो कैराया पाउडर आप अप्लाई करते हो उसका क्या पर्पज होता है? फर्स्ट है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर, सेकंड है हेल्प फॉर्म ए सील दैट विल प्रोटेक्ट द स्किन, थर्ड है प्रिवेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड फोर्थ है इंक्रीज द टाइम बिटवीन बैग इवैक्यूएशन। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। कैराया पाउडर आपने स्किन के ऊपर अप्लाई किया, इलियोस्टोमी मरीज को हुआ है, क्या रीजन है कैराया पाउडर को अप्लाई करने का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। कैराया पाउडर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं इलियोस्टोमी वाले मरीज को, और उसका रीजन होता है टू फॉर्म ए सील दैट विल प्रोटेक्ट द स्किन। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सील बनाता है, वो स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जब हम कैराया पाउडर अप्लाई करते हैं वो मदद करता है एक सील बनाने में, ताकि जो लिक्विड स्टूल है वो स्किन को इरिटेट ना करे, स्किन को खराब ना करे। ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये कैराया पाउडर का काम नहीं रहता है ना, ये ऑर्डर को फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस को ये प्रिवेंट नहीं करता है, और ये टाइम बिटवीन बैग इवैक्यूएशन को इंक्रीज नहीं करता है। तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सील बनाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है कैराया पाउडर। बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is caring for a 9-month-old with suspected celiac disease. 9 महीने का बच्चा सिलाइक बीमारी सस्पेक्टेड कर रहे हो आप एज ए नर्स, कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट रहेगी सिलाइक डिजीज वाले मरीज में? 9 मंथ ओल्ड सस्पेक्टेड कर रहे हो सिलाइक डिजीज, कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट रहेगी? होल मिल्क एंड ओट मिल, ब्रेस्ट मिल्क एंड मिक्स सीरियल, फॉर्मूला एंड बार्ले सीरियल, ब्रेस्ट मिल्क एंड राइस सीरियल। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। 9 मंथ का बच्चा है, सिलाइक डिजीज है बच्चे को, कौन सा डाइट अप्रोप्रिएट रहेगा 9 मंथ के बच्चे में, सिलाइक डिजीज वाले बच्चे में? अप्रोप्रिएट डाइट फॉर ए 9 मंथ ओल्ड दैट सस्पेक्टेड सिलाइक डिजीज। फटाफट से जवाब लिखिएगा। सिलाइक डिजीज वो बीमारी होती है, इसको ग्लूटेन एंट्रोपैथी के नाम से जानते हैं। ग्लूटेन जो है उससे सेंसिटिविटी होती है, उसको अवॉइड करना होता है। और ग्लूटेन जो होता है वो चार चीजों में पाई जाता है, BROW, बार्ले, राई, ओट और व्हीट। ये चार ऐसे कंपोजिशन होते हैं जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है। इंटेस्टाइन ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव है। सिलाइक डिजीज में इंटेस्टाइन ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव होती है, ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला देना होता है। तो मरीज को बार्ले, राई, ओट और व्हीट नहीं देना होता है। ओट मील पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन होता है। ओट मील के अंदर ग्लूटेन होता है, ये आप वहां पे नहीं दे सकते। सीरियल्स, मिक्स सीरियल नहीं दे सकते, उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। और बार्ले आप नहीं दे सकते क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। तो तीनों चीजों में ग्लूटेन होता है, आपको ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला देना है, इसलिए ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। ब्रेस्ट मिल्क और राइस सीरियल दिए जा सकते हैं, राइस में ग्लूटेन नहीं होता है, मिल्क में ग्लूटेन नहीं होता है, डेयरी प्रोडक्ट में ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला में आप काम में ले रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट मिल्क और राइस सीरियल काम में ले सकते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यू कैन यूज ब्रेस्ट मिल्क एंड राइस सीरियल्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आपको वहां पे एक इस लोगो के साथ में ऐप दिखेगा, 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप। तुरंत प्रभाव से इसको इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए नोवल के संग ऑनलाइन स्टडी। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे इस ऐप में मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोज और डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज।
तो आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे टाइप करना है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप, ये 5 स्टार रेटिंग आप ही लोगों का प्यार है जो इस ऐप को सुपीरियर रखा है, उस रेटिंग वाला ऐप आपको वहां से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके उस ऐप से लगातार आप रूबरू होते रहिएगा, आपको उस ऐप पे सभी तरीके का कंटेंट 1 बाय 1 डिलीवर होगा, ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल दोपहर को 2:30 बजे से इवनिंग बैच वहां पे शुरू हो रहा है, ऑफलाइन स्टडी 1 फरवरी 2:30 बजे से इवनिंग बैच शुरू हो रहा है। 2 दिन फ्री डेमो क्लास है, 2 दिन फ्री डेमो क्लास है, किसी भी तरीके का चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। आप डेमो अटेंड करें, जांचें परखें और ये समझे कि क्या नोबल टीम आपको नॉर्सेट, ईएसआईसी, रेलवे, एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ, डीएसएसबी, पीजीआई में सेलेक्ट कराने के काबिल है। अगर हाँ तो जुड़ जाइए नोबल के संग और अपना एक बेहतरीन भविष्य की तरफ कदम बढ़ाइए। बस 2 दिन फ्री डेमो को जरूर अटेंड करिएगा और जांचिएगा परखिएगा, एक बेहतरीन भविष्य निर्माण के लिए खुद को पाबंद करिएगा ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ सके, अपने फ्यूचर की नींव रख सके नोबल के संग। तो बस नोबल के रंग में रंग जाइएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, नोबल से जुड़ना है और अपने भविष्य निर्माण के अंदर लग जाना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, which lab finding would the nurse expect to find in the client with diverticulitis? क्वेश्चन सिंपल है, कौन सी लैब फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट कर रही है डाइवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज के अंदर? कौन सी लैब फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट कर रही है डाइवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज में? फर्स्ट है एलिवेटेड रेड सेल काउंट, सेकंड है डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, थर्ड है एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट और फोर्थ है डिक्रीज एल्कलाइन फोस्फेटेज। विच इज द करेक्ट वन? डाइवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज में कौन सी लैब फाइंडिंग आप इंडिकेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये लैब फाइंडिंग मिलेगी? मरीज सफर कर रहा है डाइवर्टिकुलाइटिस से। दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कंसेप्ट, दिमाग में रखिएगा कंसेप्ट। देखिएगा जिसके पास में कंसेप्ट का जो है खजाना है ना, कंसेप्ट वाला पुदीना है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको किसी भी एग्जाम में अनसेलेक्ट नहीं करा सकती। कंसेप्ट डालिएगा और एग्जाम में नंबर वाले स्कोर को बढ़ा दीजिएगा। टिस वर्ड है इन्फ्लामेशन के लिए, टिस वर्ड है इन्फ्लामेशन के लिए। इन्फ्लामेशन वाली बीमारी है डाइवर्टिकुलाइटिस और जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं। जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक जगह लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। टेस्ट वर्ड इन्फ्लामेटरी कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रहेगी डायबिटिकुलाइटिस में डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ना, रेड सेल का बढ़ना, क्रिएटिनिन का कम होना या अल्कलाइन फॉस्फेट का कम होने का संबंध डायबिटिकुलाइटिस से नहीं है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A gravida, 2 para, one has just delivered a full-term infant. Which finding indicates separation of the placenta? ग्रेविडा और 2 पेरा है ना, ग्रेविडा 2 पैरा 1, सॉरी ग्रेविडा 2 है पैरा 1 है ना, इसको हम बोल सकते हैं G2 और P1। अभी अभी एक फुल टर्म इन्फेंट को डिलीवर किया है, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है प्लासेंटा सेपरेट हो गया है? कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है प्लासेंटा का सेपरेशन? फर्स्ट है वेव लाइक रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमेन, सेकंड है इंक्रीज लेंथ ऑफ द कोड, थर्ड है डिक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग और फोर्थ है इनएबिलिटी टू पाल्पेट द यूट्रस। कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है प्लासेंटा का डिलीवरी और प्लासेंटा का सेपरेशन? सॉरी, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मतलब कमेंट बॉक्स को आपने राफेल बना दिया। आपके इस तरीके के सब लोगों के राइट आंसर देख के मन जो है वो खुश हो जाता है। और अपनी जो ये कोशिश है, ये कोशिश जो आप लोगों को एक बेहतरीन भविष्य प्रदान करने की, आपके हर सवाल का जवाब आपके माइंड में प्रिपेयर करने की, वो कंसेप्ट बनाने की, वो मुझे कहीं ना कहीं सार्थक साबित होती दिख रही है इसी तरीके के आंसर देके। तो आपने आंसर दिया है सब लोगों ने कि साहब कोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोड की लेंथ इंक्रीज होना इंडिकेट करता है प्लासेंटा सेपरेट हो गया। कोड की लेंथ इंक्रीज होना इंडिकेट करता है प्लासेंटा सेपरेट हो गया। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये प्लासेंटा सेपरेशन से संबंधित नहीं है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा, फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड डेली डोज ऑफ सिमेटिडिन, सिमेटिडिन की डेली डोज मरीज को ऑर्डर की गई है। गैस्ट्रिक अल्सर मरीज को हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज को सिमेटिडिन की डेली डोज फिजिशियन ने ऑर्डर कर दी है। नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, कब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, सिमेटिडिन दवाई कब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए मरीज को सिमेटिडिन प्रिस्क्राइब तो कर दी है, उसको एडमिनिस्टर करने का टाइम पीरियड क्या रहता है, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, एट बेड टाइम, एट नून। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या जवाब होना चाहिए, सिमेटिडिन कब एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज को, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा फटाफट, सिमेटिडिन गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज को कब एडमिनिस्टर करना होता है, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है आपको। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, कुछ लोगों ने खोटा जवाब दिया है सर, खोटा जवाब दिया है, सिमेटिडिन शुड बी एडमिनिस्टर एट बेड टाइम, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सिमेटिडिन एक S2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, रेनिटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एप्स2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई जो होती है उस दवाई को हमेशा 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 बेड टाइम देना होता है, एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई को बेड टाइम देना होता है, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है बेड टाइम देने का। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट शुड बी एडमिनिस्टर एट बेड टाइम, एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर शुड बी एडमिनिस्टर एट बेड टाइम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, a client admitted for treatment of duodenal ulcer complain of sudden sharp mid epigastric pain. Further assessment revealed that the client has rigid board like abdomen. The nurse recognized that the client's symptom most likely indicated. Question क्या पूछ रहा है, एक मरीज है जो एडमिट हुआ है ड्यूडिनल अल्सर के साथ में और कंप्लेन कर रहा है सडन शार्प मिड एपिगैस्ट्रिक पेन। फर्दर आप जब असेसमेंट कर रहे हो तो रिवील कर रहा है कि मरीज का रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो गया है। नर्स रिकॉग्नाइज कर रही है कि क्लाइंट के ये जो सिम्टम है ये क्या इंडिकेट करते हैं, ड्यूडिनल अल्सर का मरीज है, सडन शार्प एपिगैस्ट्रिक पेन की कंप्लेन कर रहा है और असेसमेंट में आपको रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है मरीज को क्या हुआ होगा, मतलब ड्यूडिनल अल्सर का कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है आपको, तो क्या हुआ होगा, पहला है अल्सर परफोरेटेड हो गया, अल्सर का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, इसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो गया, या इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। चार ऑप्शन लिखे हुए, अल्सर है क्या हुआ होगा, तो पेन बढ़ गया है और रिजिड बोल्ड लाइक एब्डोमेन हो गया है, क्या रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। द करेक्ट आंसर इज ए, अल्सर का क्या हो गया है, परफोरेशन, जब अल्सर परफोरेटेड हो जाता है तो सडन शार्प एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ड्यूडिनल अल्सर जो पेरिटोनियम एम्प्टी हो जाता है जिससे एब्डोमेन जो है वो रिजिड बोर्ड लाइक और टेंडर एब्डोमेन हो जाता है, तो ये अल्सर के परफोरेशन के साइन है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि बी ऑप्शन जो दे रहा है सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो है वो अल्सर के ज्यादा होने को इंडिकेट नहीं करते हैं, सी इनकरेक्ट है क्योंकि ये हार्ट बर्न या रिफ्लेक्स से संबंधित होता है, इसोफेगस का इन्फ्लामेशन ये अल्सर से संबंधित नहीं होता है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है, विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव और हाई पिच बोवल साउंड वहां पे देखने को मिलते हैं, तो ये इसलिए इनकरेक्ट आंसर है, तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये जो सिम्टम है ये अल्सर के परफोरेशन को इंडिकेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, which snack is best for the child following a tonsillectomy, important question, tonsillectomy is the removal of tonsil, टॉन्सिल के बाद में थ्रोट वाले एरिया में ब्लीडिंग की संभावना रहती है, अब मरीज को ब्लीडिंग ना हो इसके लिए आपको उस तरीके का फूड आइटम सेलेक्ट करना है, स्नैक सेलेक्ट करना है, फर्स्ट है बनाना पॉप्सिकल, सेकंड है चॉकलेट मिल्क, थर्ड है फ्रूट पंच, फोर्थ है कोला, कौन सी चीज आप मरीज को देंगे जिसको टॉन्सिलेक्टमी हुआ है, टॉन्सिलेक्टमी के बाद का स्नैक सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा, टॉन्सिलेक्टमी के बाद में कौन सा फूड आइटम स्नैक बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट से जवाब लिखिएगा,
वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, टॉन्सिलेक्टमी के बाद में हम मरीज को ज्यादातर स्नैक में देते हैं बनाना पॉप्सिकल। बनाना पॉप्सिकल, एक तो ये ठंडा होता है और दूसरा इसका कलर येलो होता है, इसलिए जो है कंफ्यूजन नहीं होता है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी। अगर आप चॉकलेट कलर देते हो तो जो ब्राइट रेड ब्लड नहीं होकर थोड़ा ब्राउनिश ब्लड होता है, उसके साथ में कंफ्यूजन होता है। फ्रूट पंच और कोला, इनका कलर जो है वो ब्लड वाले कलर से मैच होता है, और ब्लड वाले कलर से मैच होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्लीडिंग हो रही है या जो हमने फूड आइटम दिया है उसका कलर है। इसलिए कलर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये चीजें वहां पे नहीं देते हैं, है ना। इसके अलावा जो कार्बोनेट बेवरेजेज होते हैं उनसे थ्रोट में सेंसेशन होता है और मरीज को प्रेशर क्रिएट होता है, तो ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ती है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बनाना पॉप्सिकल्स वहां पे काम में लेंगे, टॉन्सिलेक्टमी के बाद में एज ए स्नैक वहां पे यूज किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, दो महत्वपूर्ण सूचना। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में एक ऐप वहां पे आपको दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि जितना भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप पे मिलेगा। आपको वहां पे जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ऑनलाइन मटेरियल जितना भी आप वहां पे करना चाहते हैं, इस ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाइएगा। ढूंढ लीजिए और नोवेल के रंग में रंग जाइए ऐप के संग ऑनलाइन। दूसरा, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट, जिसकी ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो 1 फरवरी से इवनिंग बैच 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन फ्री डेमो क्लास है और 1 फरवरी मतलब कल से शुरू हो रहा है। तो जुड़ जाइए नोवेल के संग, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी का जो एड्रेस है वो है ऑपोजिट लहरिया स्ट्रीट होम, भगत की कोठी, रातानाडा, सॉरी न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो भगत लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी ये एड्रेस है। 2 दिन फ्री डेमो क्लास है, 2 दिन फ्री डेमो का फायदा उठाइए और असेस करिए नोवेल टीम को। और अगर आपको लगता है कि आपको आपका भविष्य जो है वो एक ऊंचाइयों तक ले जाने में कारगर है, तो बस रंग जाइए नोवेल के संग, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से नोवेल से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन फ्यूचर के निर्माण में खुद का जो है रोल प्ले करना शुरू कर दीजिए। तो इसी गुड विशेष के साथ में आज का ये एमसीक्यू सेशन यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करेंगे हम विद। आप लोगों से गुजारिश की इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप जो है एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट, बेहतरीन जगह पे है, और किसी के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में अच्छा होगा, ये तय बात है। इसी अच्छी भावना के साथ में, एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिंदगी में आगे बढ़िएगा और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण के अंदर लगे रहिएगा। मिलते हैं दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।